वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर बिहार वाले के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कि मनुष्यों के शरीर में पाचन कैसे होता है। आप जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन आपके शरीर में कैसे होता है। आपका काम बस खाना खाया, आपका काम वही खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपने खाना खा लिया उसके बाद आपके शरीर में सभी ऑर्गन्स जो होते हैं वो जो कि पाचन में जो भूमिका निभाते हैं वो वहां से एक्टिव हो जाते हैं। आप अपनी जीभ की स्वाद के लिए अलग अलग दुकान पे कहीं चाउमीन, कभी बर्गर, कहीं पिज्जा, कहीं दूध, कहीं आइसक्रीम, कहीं आपके प्रोटीन के सामान, कहीं नॉन वेज जैसे कि मुर्गा, कहीं मछली, कहीं आपका मटन आदि खाते हैं। आप तो अपनी जीभ के स्वाद के लिए अलग अलग वैरायटी को खाना खा लिए। उस अलग अलग वैरायटी का आपके शरीर के जो ऑर्गन होते हैं वह सभी को अलग अलग कर जिसका जो काम होता है वह अलग करके उस खाने को पचाता है। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो उसका पाचन आपका मुंह से शुरू हो जाता है। प्रोटीन खाया तो प्रोटीन का पाचन आपका स्टमक से शुरू हो जाता है। तो इन सभी जो पाचन जो होता है उसको पूरी प्रोसेस में जानने का हम प्रयास करेंगे। आपके शरीर में होने वाले पाचन तंत्र में 4 सीढ़ी होती है, जिसमें पहला होता है इंजेक्शन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड और चौथा जो होता है वह इजेक्शन एलिमिनेशन ऑफ आपके वेस्ट मटेरियल। आप कहेंगे कि सर ये क्या क्या बोल दिए। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे ही आपने अपने जीभ के स्वाद के लिए मुंह में खाना खाया, यानी खाना को जैसे ही आपने मुंह के द्वारा शरीर के अंदर ढकेला, उसी को कहते हैं इंजेक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है डाइजेशन, यानी आपने खाना खाया तो खाना खाया पूरा, उस खाने का कैसे पाचन होगा इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है। उसके बाद जब आपके शरीर में खाना पूरी तरह से पच जाएगा तो उस पचे हुए भोजन का वो क्या करेगा, अवशोषण होगा। तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, यानी भोजन का पचे हुए भोजन का अवशोषण। उसके बाद चौथा बोलते हैं इजेक्शन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो खाना को अंदर मुंह के द्वारा अंदर ढकेला वह पूरी तरह से पच गया। उसके बाद कुछ अवशोषण, उसका अवशोषण हो गया। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जो आपका भोजन नहीं पचा, वह बड़ी आंत के माध्यम से, रेक्टम के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है। उसको हम बोलते हैं इजेक्शन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। यानी आप जब खाना खाते हैं, चाहे आप मटन खाते हैं, चाहे मछली खाते हैं, चाहे दूध पीते हैं, चाहे शुद्ध शाकाहारी या शुद्ध मांसाहारी या आधा मांसाहारी और आधा शाकाहारी कुछ लोग होते हैं। तो आप चाहे शुद्ध शाकाहारी हो या आधा शाकाहारी हो, चाहे शुद्ध मांसाहारी हो या अशुद्ध मांसाहारी हो, आपने जब खाना खाते हैं तो आपको इन चारों प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कोई ऐसे हमारे बीच कोई साथी हैं जो कि इन 4 प्रक्रिया में से कोई एक प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरते हैं। इनमें से एक प्रक्रिया में अगर गड़बड़ हुआ तो आपकी हालत क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। जिसकी आपकी चर्चाएं कैसे बिगड़ी इसकी चर्चा हम आगे करते जाएंगे। कभी कभी आप देखते होंगे इस बदले हुए मिजाज की बदले हुए मौसम में हर लोग के मन बदल जा रहे हैं। और खास करके होली के समय को बहुत से लोगों को अभी से ही पेट में गड़बड़ी और उन्हें लूज मोशन की समस्या धीरे धीरे स्टार्ट हो जा रही है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका देखेंगे होली के पहले अभी से वो अपने कहते हैं कि नहीं भैया थोड़ा सा लीवर को अभी आराम देना है, अभी ज्यादा मसाला नहीं खाना है, वो होली नजदीक आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इस तरीके हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही अपने जीभ के स्वाद के लिए आपने जो भी अपने मुंह के अंदर ढकेला उसको कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। जैसे आपने अपने जीभ के स्वाद के लिए मटन खाया, मछली खाया, मुर्गा खाया, दूध खाया, पनीर खाया, दही खाया, रायता खाया, सब्जी खाया, यानी कोई भी चीज खाया, उन सभी को छोटे छोटे रूपों में तब्दील
की करने की जो प्रक्रिया होती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? पाचन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जटिल कार्बनिक जैव अणुओं का छोटे छोटे रूपों में तब्दील करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे कि आपने प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड में होता है। इसी प्रकार से आपने पॉलीसैकेराइड खाया तो उसका पाचन ग्लूकोज में होगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड में कैसे होगा भैया? अभी सर कुछ देर पहले आपने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो जाएगा, जबकि प्रोटीन का पाचन जाके स्टमक से शुरू होता है। तो जैसे प्रोटीन का जो पाचन किसमें होगा? एमिनो एसिड में। तो यह पाचन कौन होता है? एंजाइम की सहायता से होता है, यानी प्रोटीन को एंजाइम की सहायता से एमिनो एसिड में तब्दील कर देता है। इसी प्रकार से पॉलीसैकेराइड, जैसे कि आपने आलू खाया पूरा, उसका पाचन ग्लूकोज में हो जाता है। तो इन सभी को हम बात करेंगे तो क्या है जो प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड में कैसे होता है, इन सभी को जानने के लिए हमको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानने का प्रयास करना पड़ेगा। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल यानी आपका आहार नाल, और आहार नाल को आपकी सुविधा को बढ़ाने के दृष्टि से हम दो भाग में बांटे हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हम दो भाग में बांट दिए कि आपके मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल का जो मेन ऑर्गन कौन कौन है। इसी प्रकार से मैं बोला एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी पाचन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाने वाले अंग। हिंदी में क्या बोले इसको? कि पाचन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाने वाले अंग। और इधर बोलेंगे एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी पाचन की क्रिया में सहायक भूमिका निभाने वाला अंग। इसमें हम बात करते हैं, एक होता है बकल कैविटी। थोड़ा सा हिंदी आपको उटपटांग लगेगा तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा, यानी जैसे मुख गुहा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? भोजन को अपने मुंह के माध्यम से क्या करते हैं? अंदर ढकेलते हैं। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। जिसमें हम आगे चल के बात करेंगे कि दांत कैसे हो, दांत कितने प्रकार का होता है, दांत को कैसे काउंट करते हैं, दांत, उसके बाद जीभ क्या होता है। इस तरह जीभ की एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन था कि कड़वा के स्वाद जीभ के किस भाग से होता है। इन सभी की चर्चा धीरे धीरे करेंगे। दूसरी ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं ग्रसिका, यानी भोजन का क्या होता है? भोजन का जब हम बकल कैविटी के माध्यम से मुंह में ढकेल दिए तो यहां पे एक लंबा सा ऐसी ग्लैंड होती है, इस टाइप का, इस टाइप का। तो इसको बोलते हैं ओएसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस, या हिंदी में बोलते हैं ग्रसिका। ग्रसिका ध्यान रखिएगा कि आपके पाचन में किसी भी प्रकार का भूमिका निभाता नहीं है। तो आपके मन में डाउट होगा कि जब पाचन ग्रसिका जो होती है वह पाचन में भूमिका नहीं निभाती है तो फिर आप उसको मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्यों कह रहे हैं, जिसकी चर्चाएं आपको कुछ देर में आपको बताएंगे कि ओएसोफेगस में यहाँ पे भूमिका नहीं निभाते हुए भी, यानी ओएसोफेगस को पाचन में कोई भूमिका ना होते हुए भी उसको मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में क्यों रखते हैं। इसके बाद तीसरा होता है आमाशय, क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक, यानी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टमक, यानी आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? पेट। उसके बाद बोलते हैं छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। यानी अगर हम जब भी पाचन की बात करेंगे तो उसमें आपको 5 जो ऑर्गन्स है इसकी बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा। यानी आपका मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन? बकल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जब भी आप कोई भी भोजन खाते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, उनको इन 5 ऑर्गन से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका इसमें से कोई एक चीज खराब हो जाएगी तो आपकी दैनिक हालत जो हो जाएगी वह जिंदगी जो है आपकी उथल पुथल हो जाएगी। जब आप नॉनवेज खाते हैं, जब आप कुछ भी अच्छी चीज खाते हैं, कुछ लोग आजकल के इस दुनिया में कुछ लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग शुद्ध मांसाहारी भी होते हैं। अब आप कौन है? शुद्ध शाकाहारी हैं कि शुद्ध मांसाहारी हैं?
कि आपका आधा मांसाहारी है, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं तो आपको उस खाने को 5 ऑर्गन से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मुख गुहा, ग्रसिका, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ध्यान रखिएगा कि मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कौन कौन? बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज द मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंड एक्सटर्नल ऑर्गन की जब बात करेंगे तो एक्सटर्नल ऑर्गन में आता है सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसको आप इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी थोड़ा सा उटपटांगा आपको लगेगा। तो आप बोल सकते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज द एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये आपका सहायक भूमिका निभाती है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड है तो सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? बकल कैविटी में होता है। इसकी हम बात करेंगे कि सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज से क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या निकलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा एक मिस हुआ था, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि प्रोटीन को जब एमिनो एसिड तब्दील होता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तब्दील कौन करता है? तो वह करता है एंजाइम्स। अब आपके मन में डाउट होगा कि एंजाइम्स होता क्या है, तो हम बोलते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर प्रोटीन किससे बना होता है, जिसकी चर्चाएं कल की क्लास में होगी कि प्रोटीन कैसे बनता है, कार्बन से बनता है कि हाइड्रोजन से बनता है कि ऑक्सीजन से बनता है, इसकी चर्चाएं कल होगी। तो ध्यान रखिएगा कि एंजाइम्स याद रखिएगा आम बोलचाल की भाषा में कि एंजाइम्स जो होते हैं वह प्रोटीन के बने होते हैं और यह जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एंजाइम्स जो है वह रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह ताप संवेदी होते हैं। इसके साथ हम कुछ एंजाइम्स के एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो आप पेप्सिन बोल सकते हैं, एमाइलेज बोल सकते हैं और लाइपेज भी बोल सकते हैं, यानी ये सभी एग्जांपल हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे बकल कैविटी। तो अगर हम बात करेंगे बकल कैविटी की अगर बात करने की कोशिश करें हम, जो कि मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं बकल कैविटी के बारे में। जो हमारा ये माउथ है, माउथ जो है इसी को हम बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। और बकल कैविटी को हम यहाँ पे पूरी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इस कारण से डाइजेशन में जितना बकल कैविटी का इंपॉर्टेंट होगा वो इतने हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक बकल कैविटी की डिस्कस करने से पहले अभी तक मिशन सर बिहार वाले के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो वह आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास अवेलेबल हो। तो अगर हम बकल कैविटी की बात करते हैं तो इसका हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। बकल कैविटी में क्या होता है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। क्या होती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है और लाल ग्रंथियां जो होती है उसका नाम है पैरोटीन। क्या बोलते हैं? पैरोटीन। दूसरा है सबमैंडिबुलर और तीसरा जो है वह सबलिंगुअल। बकल कैविटी का इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि डाइजेशन इसका भूमिका है, क्योंकि मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आप याद रखिएगा कि बकल कैविटी में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है और उस ग्रंथियां का अगर नाम आपको याद रखना चाहे तो याद रखिएगा, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला है से पैरोटीन, दूसरा है सबमैंडिबुलर और तीसरा जो है वह सबलिंगुअल। अब आपके मन में डाउट होगा कि लाल ग्रंथियां क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसी लाल ग्रंथियां से आपके लाल टपकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई छात्र है जिनका आज तक भी लाल नहीं टपका हो? आज जिनका अगर लाल नहीं टपकता है, कभी कभी आप ये भी देखे होंगे, कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कोई ऐसे नर मानव जो हैं जिनका अभी तक लाल टपका ही नहीं। और क्या जिनका लाल टपकता है वो कभी जाने कि आपके लाल का आपके शरीर में कितना महत्वपूर्ण है? आपके शरीर में लाल की क्या भूमिका है? कभी भी ऐसा भी होता है गांव देहात में कि जब कहीं अभी शादी के लगन भी स्टार्ट होने वाली है और गांव में आजकल हर जगह वो चुंच वाला बजा नहीं बजता है, वो जो मुंह से फूंक के बजाया जाता है,
ध्यान इस बात को रखिएगा, हम भी हमारे गांव में ऐसे बैठे हुए थे और जानते हैं कि गांव में कितने लोग शरारती बच्चे होते हैं। मैं भी वहां में बैठा हुआ था, एक उधर से एक बच्चा आया और जो बैंड बाजे वाले थे वो अपनी धुन से पूरी बजा रहे थे। मुंह जो मुंह से ना उसको बोलते हैं तुड़तुड़ीवा बाजा। क्या बोलते हैं? तुड़तुड़ीवा बाजा। वो दबा के इसी से बजा रहे थे। उधर से एक लड़का आया, छोटा सा, करीब मात्र 7 से 8 साल का बच्चा था। तो उधर से आया, उधर से आया तो हाथ में कुछ लिए हुए था और हाथ में लिए हुए था और हाथ में मैं भी ध्यान नहीं दिया कि भाई ये हाथ में लिया तो क्या है। अब कुछ नहीं, जहां पे वो बैंड बाजा वाला जो था वो ऐसे करके तुड़तुड़िया अपने बाजा बजा रहा था, उसके समय जाके इमली लेके चुसना चालू कर दिया। अब जैसे ही उस बाजे वाले का ध्यान उस बच्चे पे गया, आप सोच सकते हैं कि ऐसे नहीं कहते कि एक बिहारी 100 पे भारी होते हैं। अब मैं भी ध्यान दिया, जब से ऊपर परेशान है बाजा वाला, लेकिन उसे बच नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही वो बच्चा इमली खाया तो इमली के नाम सुनते ही हर व्यक्ति के मुंह में क्या होता है? लाट टपकाता है। और जैसे ही बैंड बाजा वाला जो था उसके जैसे से बजा चाहता था उसके मुंह से लाट टपक जाता था, जिसके कारण उसे बज नहीं पा रहा था, फिर उसको मार के भगाया गया था। ठीक है ना? तो गांव के बच्चे कितने शरारती होते हैं। अब शहर वाले सीबीएस वाले क्या जानेंगे? ये तो भैया बस गए थोड़ा धुन। देखिए बिहार की शादी में आज भी जब तक नागिन डांस नहीं होता है, बिहार की शादी में जब तक नागिन डांस नहीं होगा तब तक बारात का मजा कहां। चाहे आप कितने वीआईपी कपड़ा पहन के क्यों न जाए, उसमें कोई ना कोई नाग और नागिन जब तक बनेंगे नहीं ना तब तक आपकी नैया पार होगा ही नहीं। और नागिन डांस देखिएगा बिहार में भी शादी जाके बिना नागिन डांस का माहौल ही नहीं बन पाता है। आजकल दबदबा था, दबदबा है, दबदबा आगे बना रहेगा। तो लार जो होता है ना, अब आई टॉपिक में लार की बात करते हैं, तो लार की क्या होती है कि पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लार में क्या होता है, आपको देखने में लगता होगा कि थोड़ा सा लार टपक गया। उस लार में क्या होता है? 3 चीज होता है। एक होता है लाइसोजाइम, एक होता है आईजीए, और एक होता है सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम्स। अब कहेंगे आप कि लार में 3 चीज कौन कौन हो गया? पहला हो गया लाइसोजाइम, दूसरा हो गया आईजीए और तीसरा हो गया सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम्स। लाइसोजाइम क्या करता है कि आपने कि भोजन जैसे ही आपने मुंह में अंदर ढकेला तो जो आपके बकल कैविटी में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं उसमें से लार टपका। और लार में क्या है? लार में क्या है आपका? लाइसोजाइम है। वो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जो जीवाणु है, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, उसको मार को खलास कर देगा। यानी आपका जो लाइसोजाइम जो है वो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु को क्या करता है? नष्ट कर देता है, मार देता है। और आईजीए जो है वह एक एंटीबॉडी है। और सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम जो होता है वह क्या करता है? वह स्टार्च के पाचन से संबंधित होता है और वह स्टार्च को माल्टोज में तब्दील कर देता है। यानी आपको याद रखना है कि बकल कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है और लार जो होता है वह अम्लीय होता है और लार का पीएच मान जो होता है वह 6.4 से 6.5 होता है। तो आपको जब भी आप कुछ भी खाना खाते हैं तो आपको इन सभी ऑर्गन्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे बकल कैविटी के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया और कल की क्लास में हम ओएसोफेगस की बात करेंगे, स्टमक की बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। फिर इनके साथ ही अभी तो आपने सेलेब्री ग्लैंड तो पढ़ लिया, सलाइवा कहां से निकलेगा? सलाइवा ग्लैंड से निकलेगा ना। तो देखिए मुख हुआ क्या हो गया? मेन ऑर्गन, और एक्सरी ऑर्गन क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड। तो बकल कैविटी में क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड हो गया। और सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलेगा? सलाइवा यानी लार निकला। और लार का क्या होता है? लार में क्या हो गया? 3 चीज हो गया। कौन कौन? लाइसोजाइम, आईजीए और सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम्स। और
इसके साथ ही बकल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम के दृष्टि से यहीं पे उसको खलास करेंगे और कल की क्लास में ओएसोफेगस बात करेंगे और स्टमक की बात करेंगे कि स्टमक आपका किस प्रकार से बना होता है, स्टमक में क्या क्या चीज होता है, स्टमक में भोजन कैसे पहुंचता है और उसके बाद भोजन का स्टमक में पाचन कैसे होता है, एक मेन ऑर्गन दिखाते हुए और इसके साथ ही एक्सेसरी ऑर्गन को डिस्कस करते हुए आपके पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम खत्म करेंगे। और इसी के साथ क्लास को आज यहीं पे हम रोकते हैं और आपसे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक काफी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो इस क्लास से डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्द आपको 71 बीपीएससी के लिए YouTube पर मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ एक पॉलिटी की क्लास जो कि आपके पटेल सर के द्वारा बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा, उसको भी आप देखने मिले, उसको जल्दी क्लास हम लोग उस क्लास के बारे में आप सभी को बता दिया जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ।